हम लोग आरएसएस की तरह नहीं हैं। वो अपने शाखा में तिरंगा नहीं लहराते हैं, हम लोग अपने ऑफिस में तिरंगा लहराते हैं। वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, हम संविधान को मानने की बात करते हैं। मेरे साथ अभी एसडीपीआई की पटना डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के मेंबर नदीम अहमद हैं। एसडीपीआई इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। एनआईए की टीम एसडीपीआई और पीएफआई से जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ छापेमारी कर रही है। बिहार में अब तक कई जगहों पर छापेमारी हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। नदीम साहब, ये बताइए कि पीएफआई और एसडीपीआई है क्या चीज़? सबसे पहले तो मैं बिहार लोक संवाद का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एसडीपीआई की अपनी बात को रखने का मौका दिया। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीएफआई एक सामाजिक संगठन है, दो अलग हैं। इन दोनों को एक करना सही नहीं रहेगा। पीएफआई सामाजिक कार्य पे ज़्यादा ध्यान देती है, लोगों पे जो जुल्म सितम होता है उनके अंदर से उनकी हक की लड़ाई लड़ती है। उनका नारा होता है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, उस डर को वो निकालती है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जनता की सेवा करके राजनीति करती है। तो जनता की सेवा करके राजनीति करती है, तो आखिर क्या वजह हुई कि अचानक फुलवारी शरीफ पूरे हिंदुस्तान का एक मरकज़ बन गया और मीडिया में कहा जा रहा है कि आतंकी फुलवारी की पाठशाला, ये सब क्या है? देखिए, ये जो भी प्रोपेगेंडा है ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से प्रेजेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जब भी बिहार की राजधानी पटना का दौरा करते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता है। इससे पहले जब आए तो बम ब्लास्ट हुआ। इस बार प्रधानमंत्री आ रहे थे लेकिन उनको अटेंशन नहीं मिल रहा था। इस सारे प्रक्रिया को देखते हुए एक गेम सेट किया गया और उसमें फुलवारी को यूज़ किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री को मीडिया कवरेज नहीं मिलने के कारण एसडीपीआई को बदनाम किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाल के दिनों में पटना में एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, ये मुझे ऐसा पता चला है। इसकी जानकारी सरकार को भी लग गई थी, प्रशासन विभाग को भी हो गई थी, क्योंकि हम लोग जब बापू सभागार को लेने के लिए परेशान थे, पीएफआई के लोग परेशान थे लेने के लिए। ये सब उसी को देखते हुए एसडीपीआई का जिस तरह से जनाधार बिहार के में बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया गया है ताकि जनता के दिल में एसडीपीआई के प्रति नेगेटिव जो सोच बन जाए और जनता एसडीपीआई से दूर रहे। लेकिन होता हमेशा उसका उल्टा है। जब जब वो एसडीपीआई और पीएफआई को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जनता उससे ज़्यादा एसडीपीआई और पीएफआई से जुड़ना शुरू कर देती है। पहले हम लोग एसडीपीआई ज़्यादा राज्य में नहीं थे, आज एसडीपीआई हिंदुस्तान के 20 राज्य से ज़्यादा में काम कर रही है। एसडीपीआई बिहार के लगभग 18 जिलों में अभी वर्क कर रही है और इंशाल्लाह इसी तरह एसडीपीआई आगे बढ़ती चलेगी। एसडीपीआई ने कभी भी देश विरोधी कोई कार्य नहीं किया है। संविधान को एसडीपीआई मानती है, अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा भी लहराती है और संविधान के अंदर में रह के ही सारा वो कार्य करती हैं। आपने बताया कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाली थी पीएफआई, क्या प्रोग्राम करने वाली थी? देखिए, पीएफआई का एक अभी मुहिम चल रहा था, गणतंत्र बचाओ आंदोलन, जिसमें वो केरल में भी ये प्रोग्राम की है, कर्नाटक की तरफ भी वो हो रहा है, अभी हाल के दिनों में दिल्ली और मैसूर में भी होने वाला है। इसी तरह का प्रोग्राम वो पटना में भी करने वाली थी। ये सब उसी प्रोग्राम को रोकने के लिए झूठा एफआईआर किया गया, झूठा फुलवारी शरीफ को बदनाम किया गया। फुलवारी शरीफ तो सूफों की नगरी है। ये सब प्रोग्राम को रोकने के लिए इस तरह का मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है। अथर परवेज़ की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि उनके घर से एसडीपीआई का झंडा, बैनर बरामद हुआ है। तो ये क्या कोई बहुत गंभीर मामला है? मुझे तो अफसोस आता है और हंसी भी आता है उस जांच दल पर। एक पॉलिटिकल पार्टी अथर परवेज़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक पॉलिटिकल लीडर के घर पे अगर उसके पार्टी का झंडा मिल जाता है, बैनर मिल जाता है, तो क्या वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है? अब आप ही बताएं हमको ये चीज़। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अथर के ठिकाने से इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया नाम का एक दस्तावेज़ जब्त हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही गई, ये क्या है? देखिए, ये भी मनगढ़ंत कहानी है। सबसे पहली बात है 2047 में बताया जा रहा है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। ये पॉसिबल है? नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब भी कुछ अगर डॉक्यूमेंट निकालती है
जितना मुझे नॉलेज है, चूँकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं पीएफआई के बारे में, लेकिन जो मैं देखता हूँ उसी को बता रहा हूँ, सुनता हूँ न्यूज़ पर, वो प्रेस रिलीज़ करती है। अगर उसने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होगा तो पहले प्रेस रिलीज़ करती, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सिर्फ पटना ही में नहीं मिला है, इससे पहले भी कई जगह पे, जो चाहे बस्ती हो या फिर तेलंगाना हो, वहाँ भी इसी तरह का डॉक्यूमेंट पेश किया गया है। आप कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे, वो बोल देंगे पीएफआई का वो डॉक्यूमेंट है, तो पीएफआई के लोग थोड़ा ना उसे मानेंगे। क्या ऑथेंटिक है कि वो पीएफआई का, आप प्रूफ करें उसको। 2020 के विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई के 14 लोग विधानसभा सीटों के लिए लड़े थे। इसको भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या चुनाव लड़ना आपके लिए गलत है? देखिए, ये फाशिस्टवादों की सरकार है और इसमें नीतीश कुमार की छवि को ख़राब किया जा रहा है। आने वाले टाइम में हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें एसडीपीआई को कामयाबी मिली। बहुत ही कम पैसा खर्च करके हम लोगों ने तीसरे और चौथे पोजीशन पे अपना दर्ज किया। उसके बाद हम लोगों ने लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी हम लोगों को कामयाबी मिली। ये एसडीपीआई के बढ़ते कदम को रोकने के लिए हर मामले से एसडीपीआई और पीएफआई को जोड़ा जाता है। पुलिस ने सब्जी बाग में एसडीपीआई के दफ्तर पर छापा मारा, क्या बरामद हुआ? हकीकत में एक एसडीपीआई के जो ऑफिस में छापा मारा गया, वहाँ कुछ झंडे थे, कुछ डंडे थे, पार्टी का कुछ बैनर था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और उसी को मीडिया घुमा फिरा के दिखला रहे कि कुछ बरामद हुआ है। अगर ऐसा कुछ बरामद हुआ है तो आप उन्हें पेश करें, बताएं कि हाँ ये सब चीज़ वहाँ से बरामद हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। सिर्फ इसको मीडिया ट्रायल करके इस केस को जो लंबा बताया जा रहा है, ताकि दूसरे समुदाय के दिल में डर पैदा करके वो अपने डर की राजनीति कायम रखें बीजेपी वाले। नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया गया है। वो पेशे से वकील हैं और एक चुनाव लड़े थे। उस आदमी को गिरफ्तार करने की क्या वजह और क्या इन्वॉल्वमेंट? देखिए, नूरुद्दीन जंगी की कोई गलती नहीं। उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो एसडीपीआई का एक मददगार थे, केस में उनको मदद करते थे, केस लड़ते थे। ऑब्वियसली एक पत्रकार का क्या काम है? पत्रकारिता करना। तो उसी तरह के वकील का क्या काम है? वकालत करना, केस लड़ना। और वो एसडीपीआई के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। देखा जाए तो 2020 के चुनाव में जिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, उन सभी लोगों को टारगेट करके इस एफआईआर में नाम दिया गया है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं हैं, उनको भी हमारे नाम से जोड़ दिया गया है। जलालुद्दीन को हम लोग कभी नहीं जानते थे, उनके बारे में बताया जा रहा है ये आतंकवादी हैं, ये वो हैं, ये एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं, पीएफआई से जुड़े हुए हैं। अगर जलालुद्दीन एसडीपीआई से जुड़े हैं तो कोई एक भी फुटेज उनका दिखाया जाए जो एसडीपीआई के प्रोसेस में शामिल हो। जलालुद्दीन के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो फुलवारी शरीफ में हथियारों की ट्रेनिंग देते थे। देखिए, अगर हथियारों की ट्रेनिंग देते थे तो उनके जब अहमद पैलेस पर जब छापा मारा गया तो हथियार तो मिला होगा ना। वो हथियार आप बताएं, सीजर रिपोर्ट में भी कोई हथियार का जिक्र नहीं है, कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। अगर हथियार मिला है तो जब ट्रेनिंग हो रहा था आप उसी टाइम क्यों छापा नहीं मारा? आपको हथियार भी मिलता, वो लोग भी मिलते हैं। लेकिन ये सारी मनगढ़ंत कहानी है, सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के आगमन को हाईलाइट करने के लिए ये प्री प्लानिंग सारा गेम किया गया है। टेरर फंडिंग की बात हो रही है कि ईडी अब उसकी जांच कर रहा है। कहाँ से आप लोग को फंडिंग होती है? देखिए, हम लोग को फंडिंग जो होती है वो आवाम के ज़रिए होती है। आवाम कोई 5 रुपये देते हैं, कोई 10 रुपये देते हैं, कोई 50 रुपये देते हैं। इसी तरह हमारी फंडिंग होती है। हमारे पास कोई बहुत बड़ा हमारा कोई एमपी एमएलए तो है नहीं जो वो करप्शन करेंगे और हमको देंगे, जिस तरह अदर पार्टियों में बीजेपी में कितने सारे एमपी एमएलए हैं। तो फंडिंग की सारी बातें बेबुनियाद हैं। इसी तरह ईडी ने ना जाने कितनी बार केस किया है, हमारे लोगों को उठाया है, लेकिन होता क्या है, हर बार जब वो मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सबूत को और हम लोग बरी हो जाते हैं। अभी ईडी एनआईए ये सब पूरी टीम इस मामले की जांच कर रही है। आपको क्या लगता है कि किस मुकाम तक ये जाएगा? देखिए, अब चाहे ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, इन लोगों के पास अब कुछ काम रह नहीं गया। तो ले दे के एसडीपीआई और पीएफआई के पर इन लोगों को लगा दिया गया है कि तुम सुबह उठो, इनके बारे में चर्चा करो, इनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। अभी देखिए, मेघालय में बीजेपी के ही उपाध्यक्ष के यहाँ अवैध तरीके से देह व्यापार होता था और उनके घर से बहुत सारा विस्फोटक बरामदगी हुई है। लेकिन ईडी और एनआईए इनके यहाँ छापा नहीं मारेंगे, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं ना। ये छापा उस जगह मारेंगे जहाँ जनता की सेवा किया जाता है, जनता के हर सुख दुख में साथ दिया जाता है। आप देखिए, जब हिंदुस्तान में आपदा आई
उस कोरोना काल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर ने अपनी जान की बाजी लगाकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को दफनाने का काम किया, लोगों को खाना खिलाने का काम किया, अपने तन और मन धन से हर तरह से आवाम की मदद की है। एसएसपी ने कहा कि एसडीपीआई या पीएफआई जो है ठीक वैसे ही काम कर रही है जिस तरह से आरएसएस करती है। आपने कहा कि हम उसकी तरह नहीं है, सच्चाई क्या है? देखिए, अगर कोई हम लोगों को आरएसएस की तुलना करके मिलाता है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी गाली है, क्योंकि नागपुर के कार्यालय में झंडा नहीं फहरता है, हमारे एसडीपीआई में कार्यालय में झंडा फहराया जाता है। वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, हम लोग संविधान को मजबूती से पकड़ के मानने की बात करते हैं। तो हम दोनों एक कैसे हो गए? आने वाले टाइम में एसडीपीआई बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इस चीज़ का अंदेशा वो सत्ताधारी को भी है, विपक्ष को भी है। इसीलिए ये सभी लोग एसडीपीआई को बदनाम करके इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है, ये अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। सेकुलर पार्टियां भी खुल करके आप लोग का साथ नहीं दे रही हैं। देखिए, सबको अपनी अपनी परी है। उन्हें लगता है कि अगर हम खुल के बोलेंगे एसडीपीआई के समर्थन में तो कहीं मेरे घर पे भी ईडी का रेड न पड़ जाए, हमारे यहाँ भी एनआई का रेड न पड़ जाए, इसी कारण से वो डरी भी हैं। लेकिन एक विपक्ष अगर अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी तो ऐसी विपक्ष को रहना ना रहना किसी काम का नहीं, वो बेकार है। आप लोग कानूनी तौर पर अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जो लोकतांत्रिक देश है, जो हमारा अधिकार है, हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तौर पर इसका जवाब देंगे। हम लोग भी इसका कोर्ट में लड़ेंगे, आगे जो लड़ाई होगी। कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और ये लोग कौन लोग हैं? देखिए, ऐसे पेपर में तो 26 लोगों का नाम दिया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं ये एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग लापता हैं। हमें डर है कि कहीं इस छापामारी के दौरान उनकी जान को भी खतरा हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मार दिया जाए और उनको लापता घोषित कर दिया जाए। तो मैं खुद सरकार से ये सवाल करता हूँ कि हमारे लोग कहाँ हैं। तो ये थे नदीम अहमद। इन्होंने कहा कि फुलवारी को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है और आतंकी पाठशाला और आतंकी फुलवारी कहा जा रहा है, ये दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके बारे में लोग ये नहीं चाहते हैं, ख़ास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं चाहती हैं कि एसडीपीआई हो या पीएफआई उसका दायरा आगे बढ़े, उसको वहीं पर रोक देना असल इनका मकसद है। अब देखते हैं कि जांच टीम आगे कार्रवाई कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है और ये सिलसिला कहाँ पर आके रुकता है। कैमरा पर्सन शाहब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।